दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला में कल 165 प्रश्न पूरे हुए थे, ठीक है। तो आज हम उसके आगे चलेंगे 166 नंबर प्रश्न से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए और कोशिश कीजिए कि आप जो भी व्याख्या है, जो भी प्रश्न है, उनको आप 2 बार, 1 बार नहीं तो 2 बार आप सुनिए। उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी और वो चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएंगी, ठीक है। इससे फ़ायदा रहेगा कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, आपके कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट भी तैयार होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यूपीएससी यूपीपीसीएस वाले तो ज़रूर ध्यान से देखें, उनके एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है 165 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्या है? 165 नंबर प्रश्न है कि कोबे एक कोई सिद्धांत है, कोबे एक विचारक भी हैं। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि कीमत में उतार चढ़ाव से आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है, जो बढ़ती और गिरती कीमतों के चक्र का कारण बनता है। ये लाइन तो पूरी तरह सही है। कीमत में उतार चढ़ाव से क्या होता है? आपूर्ति में भी उतार चढ़ाव होता है, जो बढ़ती और गिरती कीमतों के चक्र का कारण बनता है। यहाँ तक तो क्लियर है, सही है ये। लेकिन कोबे सिद्धांत का ही विचार है या किसी और का? तो आपको हम बता दें, पहली बार ये सही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि लेबर ब्यूरो द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई है वो संकलित किया गया है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई है उसे संकलित किया गया है किसके द्वारा? लेबर ब्यूरो के द्वारा। तो ये भी कथन सही है, ठीक है। अब देखना है कि इसमें बताना हमें सही कौन सा है, नहीं है, मतलब गलत बताना हमें। इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना आप लोगों को कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें गलत बताना, तो इसमें देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते क्या है। व्याख्या है कि कोबे सिद्धांत विचार की भी कीमतों में उतार चढ़ाव से आपूर्ति में उतार चढ़ाव होता है, जो बढ़ती और गिरती कीमतों के चक्र का कारण बनता है, ठीक। औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई है वो श्रम मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित किया जाता है। स्टेटमेंट सही हो रहा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, पहला स्टेटमेंट है, होलसेल प्राइस इंडेक्स की गणना करते समय ईंधन और पावर समूह का वजन सबसे अधिक होता। मतलब ईंधन और पावर मतलब ऊर्जा, है ना, ऊर्जा या शक्ति, जैसे बिजली है, ये सब क्या है? पावर शक्ति समूह है सब, ठीक है। तो इनका जो वजन होता है, वजन मतलब इनकी जो क्या बोलते हैं उसको, हिस्सेदारी बोलेंगे ना, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में, तो अधिक होता है। बात सही है कि गलत है? तो सही पूछा जा रहा है। तो सही जब पूछा जा रहा है तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई संकलित किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी सीएसओ के द्वारा, सीएसओ के द्वारा कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई संकलित किया जाता है। क्या? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? श्रम बोर्ड के द्वारा होता है ऐसा कुछ, श्रम मंत्रालय का, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि ऊपर हमने अभी पढ़ा ही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं, जिसका मतलब हो गया सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें बताया था ना, श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित किया जाता है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते क्या है कि थोक मूल्य सूचकांक की गणना करते हुए जो विनिर्माण उद्योग उत्पाद होते हैं उनमें सबसे अधिक भार होता है।
सबसे ज़्यादा भार किसका होता है थोक मूल्य सूचकांक में? विनिर्माण उत्पादों का सबसे ज़्यादा भार होता है। ठीक, कृषि मजदूरों जो सीपीआई और श्रम मंत्रालय के द्वारा, श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित किया जाता है, श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित किया जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का मतलब है किसी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। बताना क्या है इसमें कि सही कौन सा है? तो पहला सही है क्या? मुद्रास्फीति का अर्थ है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। बात सही है गलत है? तो बात तो गलत है। ठीक है, आपको पता भी होगा इसके बारे में। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो अप्रत्याशित मुद्रास्फीति होती है सामाजिक लक्ष्यों की परवाह किए बिना धन का पुनर्वितरण करती है। बात सही है, सामाजिक लक्ष्यों की परवाह किए बिना धन का पुनर्वितरण करने का काम अप्रत्याशित मुद्रास्फीति का होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो गया बी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते क्या है। मुद्रास्फीति का मतलब ये नहीं होता कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। एक मुद्रास्फीति की स्थिति में कुछ वस्तुओं के औसत स्तर में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है उसमें क्या होता है, कुछ वस्तुओं की औसत स्तर में वृद्धि होती है, जबकि कुछ वस्तुओं में अत्यधिक वृद्धि होती है, जबकि अन्य सूट का पालन नहीं करते। सूट का पालन, इस स्थिति का पालन नहीं करते। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया कि कुछ वस्तुओं के औसत स्तर में वृद्धि होती है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत सही था, क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित जो मुद्रास्फीति हो तो सामाजिक लक्ष्यों की परवाह किए बिना धन का पुनर्वितरण करती है। सही बात है। ये इसके परिणामी प्रभाव भी हो सकते हैं। तो परिणामी प्रभाव क्या हो सकते हैं? निश्चित आय वाले श्रमिकों से धन का प्रवाह होता है, कमजोर संघीकृत श्रमिकों का दृढ़ता से होता है, ऋणदाता से उधारकर्ता तक ये काम करता, सरकार के करदाताओं से होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों तक, और लाभ कमाने वालों से दिहाड़ी मजदूर तक। ठीक है, अप्रत्याशित जो मुद्रास्फीति होती है वो क्या करती है, सामाजिक लक्ष्यों की परवाह किए बिना धन का वितरण करती है, पुनर्वितरण कर देती है। ठीक है, तो इसके परिणामी प्रभाव भी हो सकते हैं। तो वही है कि निश्चित आय वाले श्रमिकों से धन का प्रवाह किया जाता है, कमजोर संघीकृत जो श्रमिक होते हैं उनका दृढ़ता से संघ कार्य करता काम करता है, ऋणदाता में उधारकर्ता तक काम होता है, सरकार के करदाताओं से सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों तक काम होता है, इससे काम करता है, लाभ कमाने वालों से लेकर दिहाड़ी मजदूरों तक ये काम करता है। ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत ही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा कथन सही नहीं। ये यहाँ पे जरूर आपको हमेशा ध्यान रखना, हर बात में ध्यान रखना कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति लक्ष्य जो होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित किया जाता है क्या? मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है कि 6% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए लक्ष्य है। ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्यों? क्योंकि गलत पूछा गया, दोनों ही गलत हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सी। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। इसकी व्याख्या है मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य होता है भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक, भारत सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करती है, ना कि रिजर्व बैंक भारत सरकार से परामर्श करेगी। और वो ये हर 5 साल में एक बार निर्धारित भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। हर साल में एक बार निर्धारित किया जाता है, हर 5 साल में एक बार निर्धारित होता है, साथ में भारत सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श लेती है। ठीक, केंद्र सरकार ने आधिकारिक गजट जो पेश किया है 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 4% हो, वहाँ 6% बोला गया था। मुद्रास्फीति को 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए 6% की ऊपरी सहिष्णुता सीमा और निम्न सहिष्णुता सीमा के साथ अधिसूचित किया है। ठीक है, चलिए ये हुआ। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है
अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 से सीपीआई शहरी मुद्रास्फीति लगातार सीपीआई ग्रामीण मुद्रास्फीति से ऊपर रही है। क्या पूछा गया है, सही कौन सा है? जुलाई 2018 से सीपीआई शहरी मुद्रास्फीति लगातार सीपीआई ग्रामीण मुद्रास्फीति से ऊपर रही है, तो बात सही है। मतलब सीपीआई जो शहरी मुद्रास्फीति है वो ग्रामीण सीपीआई मुद्रास्फीति से ऊपर रही है 2018 से, ये स्थिति चल रही, बात सही है। दूसरी क्या है कि 2019 के बाद से शहरी क्षेत्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक खाद्य मुद्रास्फीति दर्ज की है, भी बात सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके सही हो गए, तो इसके सही पूछा गया है, तो सही उत्तर हो गया इसका सी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है, सी है इसका सही उत्तर। देख लेते हैं क्या है। 2018 से सीपीआई शहरी मुद्रास्फीति ग्रामीण मुद्रास्फीति से लगातार ऊपर, यह पहले के अनुभव के विपरीत है, जहां ग्रामीण मुद्रास्फीति ज़्यादातर की तुलना में पहले अधिक होती थी ग्रामीण मुद्रास्फीति, लेकिन इस समय शहरी मुद्रास्फीति। ठीक है। दूसरा है कि जुलाई 2019 के बाद से शहरी क्षेत्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक खाद्य मुद्रास्फीति दर्ज की है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 71 71 नंबर प्रश्न है। क्या है प्रश्न, देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपका प्रश्न है कि पहला स्टेटमेंट है, मंदी के हल्के रूप को अवसाद के रूप में जाना जाता है। मंदी का जो हल्का रूप होता है, मंदी मतलब एक ऐसे तो होता नहीं कि एकाएक आए। मंदी एक शुरुआत अवस्था है, एक फिर बीच की अवस्था जो बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ढलान में जाएगी। ठीक है, तो ये मंदी का जो हल्का रूप होता है, सिंपल साधारण रूप होता है, वो क्या अवसाद के रूप में उसे जाना जाता है। तो आपको बता दें, पहला स्टेटमेंट हल्के रूप को अवसाद के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। ठीक है। दूसरा क्या है, मूल्य अपस्फीति। अपस्फीति मतलब बढ़ना। तो वित्तीय संकट, शेयर बाजार दुर्घटना, बैंक विफलताएं मंदी के सामान्य तत्व हैं। सही है क्या? तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही पूछा गया था इसमें, तो दोनों ही गलत, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है ना, देखते हैं, डी है इसका सही उत्तर। चलिए इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में एक अवसाद जो होता है वो एक या अधिक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों में निरंतर दीर्घकालिक गिरावट है। जो अर्थशास्त्र में अवसाद का रूप लेता है वो क्या है कि वो एक अवसाद का जो रूप लेता है वो ये है कि एक या अधिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में निरंतर दीर्घकालिक गिरावट होती है। ठीक है, तो यह मंदी की तुलना में अधिक गंभीर आर्थिक मंदी होती है। ये मंदी की तुलना में ज़्यादा भारी भरकम होता है। ठीक है, अधिक गंभीर आर्थिक मंदी होती है ये मंदी की तुलना में। ठीक है, पहली चीज़ अवसाद को बात हो गई, तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा क्या है, मुद्रा जो अपस्फीति है, वित्तीय संकट है, शेयर बाजार दुर्घटना है, बैंक विफलताएं हैं, ये अवसाद के सामान्य तत्व हैं, ना कि मंदी के सामान्य तत्व हैं। ठीक है, जो आमतौर पर मंदी के दौरान नहीं होते हैं। मंदी के दौरान ये सब नहीं होते, लेकिन अवसाद के समय पे ये सब होते हैं। अवसाद क्या है कि एक या अधिक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों में निरंतर होता है, निरंतर दीर्घकालिक गिरावट जो होती है वही होती है अवसाद। ठीक है, इकोनॉमिक्स की भाषा में ये बोलते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 172 नंबर है कि क्या मंदी से उबरने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय हैं, इनमें से ये 3 दिए गए ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको मंदी से उबरने के लिए अपनाया जा सकता है। तो 72 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कटौती की जानी चाहिए। क्या सही है कि गलत? सही पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों में कटौती होनी चाहिए। ये मंदी से उबरने के उपाय बताए गए जो पूछे गए हैं इसमें। ठीक है। दूसरा है, वेतन और मजदूरी को सरकार द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए। सरकार आमतौर पर एक प्रिय धन आपूर्ति नीति का पालन करती है। अब देखिए, एक तो सही है, तो एक तो सब में है। ठीक है, तीसरा सही है क्या या दूसरा सही है? अगर तीसरा सही है,
सरकार आमतौर पर एक प्रिय धन आपूर्ति नीति का पालन करती है मंदी से उबरने के लिए। तो ये तो जो है आपका गलत है, ठीक है। तीसरा गलत हुआ, तो सी और डी खत्म। अब बचे ए और बी। तो वेतन और मजदूरी को सरकार द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो पहला और दूसरा सही, इसका मतलब सही उत्तर पूछा गया था, इसका मतलब सही उत्तर हो गया बी। बी हो गया सही उत्तर, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लें क्या है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों में कटौती की जानी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को क्या होगा कि अधिक डिस्पोजेबल आय मिलेगी। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों में अगर कटौती होगी उस समय, उस स्थिति में उपभोक्ताओं को अधिक डिस्पोजेबल आय होगी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा है कि उपभोक्ताओं के द्वारा सामान्य व्यय को प्रोत्साहित, उपभोक्ताओं के द्वारा जो सामान्य व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या करती है, वेतन और मजदूरी को संशोधित कर सकती है। इस समय किया जाना चाहिए, ठीक है। मंदी के दौरान की बात हो रही, मंदी से उबरने के उपाय के रूप में, ठीक है। तीसरा क्या था, इसलिए दूसरा भी सही हो गया। तीसरा, सरकार आमतौर पर बोर्ड भर में क्या करता है, ब्याज दरों में कमी करके एक सस्ते पैसे की आपूर्ति नीति का पालन करती है और ऋण देने की प्रक्रिया को भी उदार बनाया जाता है मंदी के समय में, ठीक है ना। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत था। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। इसमें बताना है, देखिए पहला स्टेटमेंट है कि समिति में अभी नहीं, समिति में आरबीआई के 3 अधिकारी, जो मौद्रिक नीति समिति बनाई जाएगी उसमें क्या है कि आरबीआई के 3 अधिकारी और आरबीआई के गवर्नर के द्वारा नामित 3 बाहरी सदस्य शामिल होंगे। 3 तो आरबीआई के ही अधिकारी होंगे और 3 होंगे आरबीआई गवर्नर के द्वारा 3 बाहरी नामित सदस्य होंगे। बात सही है क्या? सही पूछा गया इसमें। तो पहला स्टेटमेंट अभी छोड़ते हैं, क्या है देखते हैं उसके बारे में बाद में। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को वित्त अधिनियम भारत 2016 द्वारा एमपीसी के गठन के लिए संशोधित किया गया। बात सही है ये, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरा सही है, सी वाला खत्म, सी वाला तो गया। अब देखिए, यदि आरबीआई लगातार 3 महीने के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है तो समिति क्या करेगी, आरबीआई के प्रति जवाबदेह होगी। बात सही है गलत है? ये भी आपका गलत है। तीसरा आपका गलत हो गया। अब तीसरा जब गलत हुआ तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। दूसरा तो सही है। पहला, आरबीआई के 3 अधिकारी आरबीआई गवर्नर के द्वारा नामित 3 बाहरी सदस्य शामिल किए जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ सही पूछा गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट इसका सही हो गया। अब देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या कम। समिति में 6 सदस्य होते हैं। एक तो आरबीआई से 3 गवर्नर होते हैं, 3 अधिकारी होते हैं। दूसरे, आरबीआई गवर्नर नहीं, भारत सरकार नामित करती है 3 बाहरी व्यक्तियों को। 3 बाहरी व्यक्तियों को नामित करने का काम किसका है, भारत सरकार का, ठीक है, ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें एमपीसी का गठन किया गया, जो भारत की मौद्रिक नीति को तय करने में आर्थिक अधिक। मौद्रिक नीति का काम क्या है कि मौद्रिक नीति को तय करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा, ठीक है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका सही था। तीसरा क्या है, समिति को गठित करने का काम क्या था, ध्यान रखना है कि मौद्रिक नीति को तय करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेहता तय हो जाएगी, ठीक है। तीसरा था, यह समिति भारत सरकार के प्रति जवाबदेह है, आरबीआई के प्रति नहीं। यदि मुद्रास्फीति लगातार 3 महीनों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है तो, यदि मुद्रास्फीति लगातार 3 महीनों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है तो यह समिति भारत सरकार के प्रति जवाबदेह होगी, ना कि आरबीआई के प्रति, ठीक है। यहाँ पे आरबीआई दिया था तीसरे स्टेटमेंट में, ठीक है, आरबीआई के प्रति दिया गया था, इसलिए गलत हो गया। चलिए अब इसका ध्यान फिर से देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा गया ना, ठीक है।
थोक मूल्य सूचकांक के बारे में बताना, कौन सा कथन सही। तो थोक मूल्य सूचकांक एक थोक स्तर पर माल की कीमत का प्रतिनिधित्व करता है। थोक स्तर पर माल की कीमत का प्रतिनिधित्व करता है थोक मूल्य सूचकांक। बात सही है भाई। थोक मूल्य सूचकांक का मतलब क्या है कि थोक के का मूल्य बताता है ना, वो थोक की कीमत का निर्धारण करता है। ठीक है। भारत थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका मुद्रास्फीति को मापने के लिए निर्माता मूल्य सूचकांक पीपीआई का उपयोग करता है। बातें भी सही है। ठीक है। हमारे यहाँ डब्ल्यूपीआई चलता है, वहाँ पे पीपीआई चलता है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारतीय डब्ल्यूपीआई को आर्थिक सलाहकार वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मतलब आर्थिक सलाहकार वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हुआ और इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। इसका डी उत्तर है, सही है। चलिए व्याख्या क्या है इसकी। थोक मूल्य सूचकांक वही है कि एक थोक स्तर पर माल की कीमत प्रतिनिधित्व करता है। मतलब क्या है कि ऐसे सामान जिन्हें थोक में बेचा जाता है और उपभोक्ताओं के बजाय संगठनों के बीच कारोबार भी किया जाता है, उनके लिए थोक मूल्य सूचकांक यूज किया जाएगा। ठीक। दूसरी चीज, डब्ल्यूपीआई का उपयोग भारत में मुद्रास्फीति के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में किया जाता है। सही बात है। डब्ल्यूपीआई में परिवर्तन से राजकोषीय, अच्छा डब्ल्यूपीआई में अगर परिवर्तन होता तो क्या हो सकता है, राजकोषीय और मौद्रिक नीति परिवर्तन जो होता है बहुत प्रभावित होते हैं। अगर डब्ल्यूपीआई में परिवर्तन होता है तो राजकोषीय और मौद्रिक नीति परिवर्तन बहुत प्रभावित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या करते हैं, मुद्रास्फीति को मापने के लिए निर्माता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। ठीक है। भारतीय डब्ल्यूपीआई को आर्थिक सलाहकार वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सिफारिशों के अनुसार 2011-12 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को अपडेट किया है। पहला स्टेटमेंट सही है क्या। इसमें सही नहीं बताना है कि गलत कौन सा है, ये बताना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना आपको। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या है, जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष का परिवर्तन अधिक आर्थिक जानकारी को सही ढंग से पकड़ने के लिए वैश्विक अभ्यास के अनुरूप किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका क्या है, इसका दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO को NSC की जगह पे ले आइए। अगर हम CSO को NSC की जगह रख देते हैं और NSC को उठा के CSC की तरह CSO की वहाँ के पास रख देंगे, तब पहला स्टेटमेंट सही होगा, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सिफारिश के अनुसार नहीं होता। ये होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2011-12 को जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को अपडेट किया है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो NSC ने सिफारिश की है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने क्या किया, अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो, इसलिए सही उत्तर गलत पूछा गया है। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए है इसका सही उत्तर। ठीक है, क्या है इसका सही व्याख्या, क्या भाई व्याख्या है, ये देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 11-12 के जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को अद्यतन किया, मतलब अपडेट किया है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2004-5 के पुराने श्रृंखला आधार वर्ष की जगह पर राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने क्या किया, 11-12 को अपडेट किया है। ठीक है, ये आधार वर्ष क्यों बदला जाता है, ये देखते हैं क्यों है भाई। आधार वर्ष का परिवर्तन आर्थिक जानकारी को सही ढंग से पकड़ने के लिए, दूसरा स्टेटमेंट है, अभ्यास के अनुरूप किया गया। आदर्श रूप से क्या होता है, बदलती अर्थव्यवस्था को पकड़ने के लिए हर 5 साल में 5 साल के बाद आधार वर्ष को बदलना चाहिए। मतलब बदलती अर्थव्यवस्था को पकड़ना है, उन पर कंट्रोल रखना है, तो हर 5 साल के बाद आधार वर्ष को चेंज कर देना चाहिए।
2004-5 के आधार पर जीडीपी ने क्या किया, वर्तमान आर्थिक स्थिति को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं किया है। नई श्रृंखला सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 में संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप भी है। ये नई श्रृंखला जो 2011-12 को बताई गई है उसके बारे में बोला। नेशनल नई श्रृंखला जो है उस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 में संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप भी है। यह कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए जानकारी लेता है और 2010-11 के से असंगठित क्षेत्रों का बेहतर अनुमान भी है। असंगठित उद्यमों पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और बिक्री सेवा करों पर डाटा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हुआ था और पहला स्टेटमेंट गलत हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सेनकाकू द्वीप है, नाम है सेनकाकू। सेनकाकू या सेनकाकू कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये अभी खबरों में था, ये कहाँ स्थित है ये बताना हमें। कहाँ स्थित है सेनकाकू द्वीप? तो ये है आपके पूर्वी चीन सागर में। आपको बता दें कि यह जापान और चीन के बीच विवाद का विषय बना हुआ है, जापान और चीन के बीच में, ठीक है। कहाँ पे है? पूर्वी चीन सागर में है। जापान बोलता है सेनकाकू और चीन इसको क्या बोलता है? दियाओयू। दियाओयू, दियाओयू बोलता है, ठीक है। ध्यान रखना कि चीन के हिसाब से दियाओयू नाम है, जापान के हिसाब से सेनकाकू द्वीप नाम है इसका, ठीक है। तो पूर्वी चीन सागर में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। ये है इसकी व्याख्या। सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में है। निर्जन द्वीपों के एक समूह। मुख्य भूमि चीन के पूर्व में है। मुख्य भूमि जो चीन है उसके पूर्व में है। और ताइवान के, चीन के पूर्व, ताइवान के उत्तर पूर्व ओकिनावा द्वीप है, उसके पश्चिम में है। रयुकू द्वीप है, उसके दक्षिण पश्चिम छोर के उत्तर में स्थित है। दक्षिण पश्चिम छोर के उत्तर में मान लीजिए ये है रयुकू द्वीप, ठीक है। अब ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हो गया, ठीक है। इसका दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कौन होगा? ये होगा। अब ये इसका दक्षिण पश्चिम एरिया है, इसके उत्तर में है ये, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए ठीक है। अब क्या है? चीन जापान दोनों निर्जन द्वीपों पर अधिकार का दावा करते हैं, जिन्हें चीन में डियाओस या डीओयू जो हमने बोला था, जापान सेनकाकू के रूप में जाना जाता है। लेकिन जापान ने 1972 से इस क्षेत्र का प्रशासन संभाला हुआ है। जापान ने 1972 से इसका प्रशासन संभाला हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की। इस पर अमेरिका का कब्जा था, ठीक है। अमेरिका इस पर अपना रख लिया था। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद 1972 में जापान और अमेरिका बीच कुछ संबंध सुधरे होंगे, तो अमेरिका ने बोला कि जापान से कि अब आप इसको संभालो अपना। तो अमेरिका ने 1972 में जापान को दे दिया और जापान 1972 से ही इस पर अपना प्रशासन चला रहा है, ठीक है। अब देखिए, सेनकाकू द्वीपों के प्राकृतिक संसाधन बहुत है। यहाँ पे समृद्ध मछली पकड़ने के मैदान की प्रचुरता है, इसलिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि इनमें तेल का भंडार भी है, ठीक है। रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों के करीब में स्थित है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों? प्राकृतिक संसाधन, मछली पकड़ने के लिए मैदानों की प्रचुरता भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये भी माना जाता है कि यहाँ पे तेल के भंडार है। साथ में एक चीज़ ये भी है कि ये रणनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों के पास में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे भी देख लेते क्या है। आगे देखते हैं। आगे है कि कौन सा कथन सही है बताना है इसमें, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है भाई, ये देखते हैं हम। तो सदन के एक निर्वाचित सदस्य को सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह एक पार्टी को उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतता और फिर दूसरे में शामिल हो जाता है। तो पहला कथन ये दल बदल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दल बदल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ठीक है, दल बदल के बारे में बात हो रही है। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, ये ध्यान रखना आपको। और क्या है?
10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची 1985 में संशोधन है, संशोधन अधिनियम रहा है 52वां। ठीक है ना। चलिए, तो बात तो सही है। दूसरा है कि दल बदल विरोधी जो कानून है को 42nd मतलब संशोधन, 42nd मतलब 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था क्या? हमने 52वां बताया है यहाँ पे। तो दूसरा स्टेटमेंट तो पूरी तरह गलत है, पहला स्टेटमेंट इसका पूरी तरह सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। चलिए व्याख्या देख लेते क्या है। ए इसका सही उत्तर। चलिए व्याख्या देखते क्या भाई। व्याख्या है संविधान 10वीं अनुसूची पैराग्राफ 2 21A पैराग्राफ 2/1/A के अनुसार सदन का एक निर्वाचित सदस्य एक सदस्य के रूप में चुनाव जीतने पर सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जाएगा और फिर दूसरे में जब शामिल हो जाएगा तब, दूसरी पार्टी में जब शामिल हो जाए। इस अयोग्यता की शक्ति अध्यक्ष में निहित होती है। ये अयोग्य जब साबित किया जाएगा तो उसकी ताकत जो है वो अध्यक्ष के पास होती है कि वो उसको अयोग्य घोषित कर सकता है, जो आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी का एक उम्मीदवार होता है। अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी का ही उम्मीदवार होता है, ये भी आपको पता है। दल बदल विरोधी कानून जिससे 10वीं अनुसूची के रूप में जाना जाता है को संविधान में 50 दूसरा मतलब 52वां वही। ठीक है, 52वां संशोधन, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से 52 वाली ये है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता है 1985 में जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है? एंटीपोड पृथ्वी की सतह पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, एंटीपोड पृथ्वी की सतह पर स्थित एक बिंदु है जो एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, वो पृथ्वी के केंद्र के माध्यम से एक सीधी रेखा के चरम छोर पर होंगे। एक इकाई है जो इतनी बड़ी है कि एक बिंदु पर यह अपना एंटीपोड है। जो एंटीपोड है ये एक बहुत बड़ी इकाई है। ठीक है, उसी का एक बिंदु है एंटीपोड। ठीक, यदि आप बिंदु के नीचे सीधे सुरंग के लिए थे तो आप अभी भी उसी इकाई में बाहर आएंगे। यह कौन सी विशाल इकाई है? बात हो रही किसी विशाल इकाई के बारे में, तो ध्यान रखना है। ये आपका कौन सा हो सकता है? इसमें अंटार्कटिक है, भारत हिंद महासागर है, भारत नहीं हिंद महासागर है, ये इंडियन ओशियन। ठीक है, रूस है, प्रशांत महासागर। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, अब क्यों होना चाहिए? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते क्या है। इसकी व्याख्या नहीं है, इसका सही उत्तर लेकिन डी है, ये ध्यान रखना है एंटीपोड के बारे में। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है, पहचान करना है। ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए गए, नीचे उनके बारे में उत्तर बताया गया है। ये दोनों स्टेटमेंट किसी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है, मतलब सी ऑफ आइलैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, इसका मतलब है सी ऑफ आइलैंड्स। ठीक, दूसरा है 2014 तक झील जो थी वो लगभग पूरी तरह से सूख गई थी। बात हो रही है किसी सागर की। तो ये एक झील थी जो पूरी तरह से सूख गई थी 2014 तक, जहां एक विशालकाय जहाज के पीछे छोड़ दिया गया था, जहां ऊंट मछली पकड़ने के जहाज़ों के सड़ने वाले अवशेषों के आसपास चलते हैं। आज भी ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे ऊंट चरते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, वो भी कहाँ? मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के सड़ने वाले स्थान, जहाँ पे मछली पकड़ने वाले जहाज वाज थे, आज वहाँ पे क्या है? ऊंट दिखते हैं। तो ये कौन सी किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? तो इसकी ये बात हो रही है कैस्पियन सागर है, मृत सागर, मरमरा सागर और है अरल सागर। तो इसमें सही उत्तर इसका है अरल सागर। ठीक है, ये अरल सागर के बारे में बात हो रही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। अरल सागर है, हाँ, अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में है, मतलब सी ऑफ आइलैंड्स, जो समुद्र में रहने वाले 1000 से अधिक द्वीपों को संदर्भित करता है। समुद्र में रहने वाले 1000 से अधिक द्वीपों को संदर्भित करता है, सी ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं उसी को। ठीक है, यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, यह ध्यान रखना है, लेकिन 1960 के बाद से सिकुड़ रही है, मतलब
संकीर्ण हो रही है, जो नदियों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो मतलब नदियों को उसमें से निकालने के लिए, ठीक, उन्हें रूसी सिंचाई परियोजना द्वारा डाइवर्ट किया गया था। नदियों को जब रूसी सिंचाई परियोजना के द्वारा डाइवर्ट किया गया था, तो उन नदियों को उसी की तरफ मोड़ दिया गया। किसकी तरफ? अरल सागर की तरफ। ठीक है, चलिए दूसरा अगला क्या है कि 2014 तक ये झील पूरी तरह सूख गई, जहाँ एक विशालकाय जहाज कब्रिस्तान के पीछे छोड़ दिया गया था, जहाँ पे ऊँट आज भी क्या है, मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के सड़ने वाले अवशेषों के आसपास क्या होते हैं, वहाँ चरते रहते हैं, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अरल सागर के बारे में बात हो रही है। 1960 से ये सिकुड़ रहा है। रूसी सिंचाई परियोजना के तहत क्या हुआ कि नदियों का मुंह क्या किया, मोड़ दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देख लें। अगला भी ठीक है। अगला है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के संबंध में बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं क्या है। यह पारंपरिक हथियारों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। छोटे हथियार से लेकर युद्धक टैंक, लड़ाकू विमान और युद्धपोतों, मतलब यह पारंपरिक हथियारों में क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, जिसमें छोटे हथियारों से लेकर युद्धक टैंक, लड़ाकू विमान और युद्धपोतों तक को इसमें शामिल किया जाता है। तो सही है गलत? यह भारत के द्वारा 2014 में हस्ताक्षरित और अनुसमर्थित किया गया है। तो ऐसा है क्या, भारत द्वारा अनुसमर्थित है या फिर नहीं है, या फिर कब है? 2014 में है क्या? तो देखिए अभी ये तो गलत है, ठीक, दूसरा स्टेटमेंट गलत है इसका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, यह सही बात है कि पारंपरिक हथियारों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, जिसमें छोटे हथियार से लेकर युद्धक टैंक, लड़ाकू विमान, युद्धपोत को शामिल किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही हुआ, इसलिए सही उत्तर हो गया इसका ए। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। ए है सही उत्तर। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि शस्त्र व्यापार संधि एक बहुपक्षीय संधि है, ये ध्यान रखना है। ये आपको वही पहला स्टेटमेंट पारंपरिक हथियारों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित करती। 4 दिसंबर 2014 को लागू हुआ है, ये अभी 2014 से ही लागू हुआ है, 4 दिसंबर 2014 को। 105 राज्यों ने संधि की पुष्टि भी कर दी और 32 राज्यों ने क्या किया, हस्ताक्षर भी किए हैं। 105 राज्यों ने संधि की पुष्टि की, लेकिन 32 राज्यों ने क्या किया, 32 राज्यों मतलब 32 देशों ने, 32 राज्य मतलब 32 देशों ने क्या किया, हस्ताक्षर भी कर दिया। ये देश हैं, राज्य नहीं। लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई। ठीक है, भारत ने ना तो अभी हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इसकी पुष्टि की है। ठीक है ना, चलिए तो भारत अभी इसकी पुष्टि या हस्ताक्षर इस पर नहीं किया है। ठीक, क्लियर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पिछले साल निकाले जाने के बाद चीन ने हथियारों की बिक्री के नियमों पर एक वैश्विक संधि में शामिल होने का फैसला किया है, जो कि विनियमित अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के व्यापार को संबोधित करने की इच्छा दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ आपको समझ में आई कि भारत अभी इसका हस्ताक्षर देश नहीं है। ये 4 दिसंबर 2014 से लागू हुआ। 105 देशों ने क्या किया, इसकी पुष्टि कर दी, इस संधि की पुष्टि की। 32 देशों ने इस पे हस्ताक्षर भी किया है। बाकी कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ना तो इसकी पुष्टि की है और ना ही इस पे हस्ताक्षर किए, तो भारत भी उनमें से एक है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न जो है देख लें, 1 मिनट। आज का प्रश्न यहीं पे, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।